हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद आप सबको। तो आई होप सो कि आप अच्छे से होंगे। आज मैं चर्चा करूंगा आपको थोड़ी सी बाजार के बारे में, और साथ ही साथ आपसे डिस्कस करेंगे सेबी ने कल पकड़ा जैन स्ट्रीट को, कि भाई आप इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे थे बाजार को। तो मैं आपको उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। समझिए, जैन स्ट्रीट को सेबी ने पकड़ा कि भाई पिछले 2 वर्षों में आपने 36,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने अर्निंग की थी, और लगभग 4,000 करोड़ के आसपास का उनका जब्त हुआ है, और उनको बैन किया गया है, उनके जो भी 4 फर्म थे। उसको आप सेबी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, इंट्रीम ऑर्डर में। तो यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट हमारा और आपका यह है कि आप ये समझिए कि ऐसा जो सिस्टम बना हुआ है हमारी जो ट्रेडिंग का, कि इसमें अगर किसी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा पैसा है तो मतलब वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। अब कैसे कि आप समझो कि वो करते क्या थे, उनका तरीका क्या था, कि भाई जो बैंक निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक हैं, जो कि 8 से 10 होते हैं, 12 तक ले लो, 12 से ज्यादा नहीं हैवी वेट में, जिनकी परसेंटेज ज्यादा है, जिनके अप डाउन पे बैंक निफ्टी की मोमेंटम निर्भर करती है। तो क्या करते थे कि मॉर्निंग में वो हैवी वेट स्टॉक को बाइंग करते थे कैश में, और बाइंग करने के कारण क्या होता था, प्राइस काफी ऊपर जाता था। तो आप जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें एक चीज होता क्या है, कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तो जो पुट ऑप्शन होते हैं उनके प्राइस काफी शार्पली डाउन होते हैं इंट्राडे में। और ऑप्शन में पैसा ज्यादा उस साइड में बनता है जहां पे कि प्रीमियम गला हो, शार्प मतलब ट्रेंड के अपोजिट ऑप्शन में पैसा ज्यादा बनता है। तो वो क्या करते थे कि पहले मॉर्निंग में बाइंग कर लिया, आते ही 9:15 में, और प्राइस को 11 बजे तक उठाकर काफी ऊपर ले गए। और ऊपर ले जाने के बाद वहां पे अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कि भाई चलो मैं हूं जन स्ट्रीट, मेरे जैसे और भी होंगे यहाँ इंडियन मार्केट में जन स्ट्रीट, एक पकड़े गए हैं, कितने होंगे पता नहीं। तो भाई वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो क्या करते थे अपनी जो प्रॉफिट बनाने के लिए, कि वहां पे कॉल ऑप्शन बाइंग कर लेते थे, जितना उन्होंने पोजीशन कैश में रखा है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के परसेंटेज बाद उन्होंने रखते होंगे, जो भी रखते होंगे डबल ट्रिपल, और हैवी मात्रा में पुट ऑप्शन को फिर बाइंग कर लेते थे। तब उससे होता क्या था, पहली बात समझे, कॉल ऑप्शन क्यों बाइंग करते थे। कॉल ऑप्शन वो इसलिए बाइंग करते थे कि अगर कोई हमसे भी बड़ा पंटर आ गया बाजार में और प्राइस को तेजी से ऊपर ले जाने लगा, तो कॉल ऑप्शन हमें सुरक्षित रखेगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं होने देगा, हमें कहीं ना कहीं बचा के रखेगा, और हम तो कैश में बाइंग है ही, कॉल ऑप्शन भी बढ़ जाएगा तो उसे पुट जो हमने बाइंग किया कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने की कोशिश होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में वो ऐसा प्लान करके चलते होंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और पुट ऑप्शन लेते थे। उसके बाद वो क्या करते थे कि जो उन्होंने मॉर्निंग में बाइंग की थी, 4,000 5,000 करोड़ की बाइंग करते थे, उसको 11 12 बजे के बाद डंप कर देते थे, सेल कर देते थे, कॉल ऑप्शन बाइंग करने के बाद। तो सेल करने से होता क्या था कि प्राइस में गिरावट आती थी, सारे स्टॉक में गिरावट आएगी, डिमांड सप्लाई वहां पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होगी, और वैसा होने से गिरावट, जो पुट ऑप्शन हैवी बाइंग होती थी उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। पिछले एक सप्ताह का रिकॉर्ड निकाल कर दिया है जो इंट्रीम ऑर्डर में रखा हुआ है, कि भाई इनको कॉल ऑप्शन में 61 करोड़ का लॉस हुआ बाइंग में, और 700 प्लस करोड़ की प्रॉफिट हो गई पुट बाइंग में। ये तो होना था क्योंकि अभी में बाइंग किया। तो आप समझो कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कैंडल पढ़ते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, डाटा पढ़ते हैं, कैसे हेज बनाई जाए, और यहाँ पे हमारी सिस्टम इस तरह है कि कोई भी बड़ा पैसा का व्यक्ति आया उसको मैनिपुलेट करके चला जाए। एक जन स्ट्रीट है जो पकड़े गए, ऐसे हजारों जन स्ट्रीट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं पता नहीं, जो भी पकड़े नहीं गए हैं, और क्या क्या चीजें होंगी जो इतनी हैवी वॉल्यूम में करके। पर हम तो यहाँ पे चाहिए क्या, कि इस सिस्टम को स्ट्रांग की जाए कि ऐसी चीजें ना हो। हमारी जो सिस्टम है वो इस तरह, क्योंकि उसमें अंत में गया कौन, रिटेलर्स। ये 36,000 करोड़ जो प्रॉफिट होके गया, किससे गया, कोई बड़ा पैसा का तो नहीं गया होगा, रिटेल का गया होगा, रिटेलर। और ये जो 4,000 5,000 करोड़ जब्त हुए, तो उससे रिटेलर को क्या फायदा, वो तो लड्डू है, मिलना तो है नहीं उससे, तो सेबी को भी फायदा हो गया, जिसको भी फायदा हो, कि रिटेलर के हाथ में तो कुछ नहीं आना है। तो एक ऐसे सिस्टम बने कि भाई रिटेलर जिनको है उनको कुछ तो उनका फायदा हो। अब इतने इतने पैसे आ रहे हैं तो उसके रिटेलर को क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो बटा सन्नाटा हाथ में है। बस खुश हो रहे हैं कि चलो एक गए, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो चलता रहे। तो हमें ऐसे सिस्टम बनानी है कि ऐसी चीजें नहीं हो। इसलिए आप देखते होंगे बड़े बड़े पूंछ बनते थे हाल फिलहाल में, बैंक निफ्टी निफ्टी वगैरह में एक्सपायरी 2023 के बाद सेलिंग में पैसा बनना बंद हो गया लगभग ऑलमोस्ट। आप कमा लो धीरे धीरे करके 5 बार, एक बार में विथ इंटरेस्ट वापस जाता था, जीएसटी के साथ। वो भी तो ये सारी चीजें हो रही थी। रिटेलर करे तो क्या करे, वो सारी स्टडी करके सब कुछ करके
वो 5-6 घंटे समय देके उसके बाद देख रहा है और ऐसी चीजें हो रही है। तो मैं समझता हूँ इस पे ईमानदारी से काम है, इस पे रोक लगनी चाहिए। और सबके लिए मौका हो, बाजार को ऐसा हो कि जहाँ पे सबको समान रूप से मौका मिले, चाहे उसके पास कम कैपिटल हो चाहे ज्यादा कैपिटल हो, सबको मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन का। तब जाकर वहां पे कुछ ना कुछ होगा कि इंडियन मार्केट हमारा बेहतर बन पाएगा, और इससे रिटेल कम्युनिटी जो है जिसको कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो पाएगा। तो मैंने पहले भी कहा है कि सृष्टि का कण कण चाहता है कि रिटेलर का फायदा हो, पर होता क्यों नहीं है? या तो फायदा करवाने वाले के मन में दोष है, या रिटेलर कहीं ना कहीं गलत है। तो इस पे होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ और इसकी गहराई से जांच हो, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो, उनको पकड़े। और मैं समझता हूँ कि ऐसे और कितने बड़े फंड हाउसेज हैं जो ये कर रहे हैं, क्योंकि एक पकड़े गए हैं, अभी कितने हो सकते हैं पता नहीं। और आप समझो कितना इजिली मैनिपुलेशन है, मतलब आपके पास अगर पैसा है तो आप जिधर चाहो उधर लेकर जा सकते हो। अगर आप 8-10 हजार करोड़ लेकर बैठ गए हो, तो आप 36 हजार और 40 हजार कुछ भी कमा सकते हो। हमारी मार्केट मतलब इतना इजी कर बना दिया गया है। सिंपल चीजें हैं, कहाँ कुछ देखना है। सुबह उठो, बैठो 9-15 में 10-12 स्टॉक टारगेट कर लो, उनको खरीदो लगातार, हर पॉइंट पे उनको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाकर कॉल ऑप्शन खरीद लो हेज करने के लिए, और हैवी मात्रा में पुट ऑप्शन खरीद लो। उसके बाद उनको छोड़ दो, डंप कर दो इंट्राडे में, मतलब सेल कर दो। अपने आप प्राइस नीचे जाएगा और उसमें पुट ऑप्शन बढ़ जाएगा, पुट ऑप्शन से प्रॉफिट बुक कर लो। कितना इजी है, ना कुछ पढ़ना, कुछ दिमाग लगाना, कुछ करना, और बस एल्गो के थ्रू काम करना। क्योंकि हैवी मात्रा में जब बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो एल्गो आएगा। एक ह्यूमन कितना तेजी से काम करेगा इंसान? हाँ, तो एल्गो को चाहिए, कंप्यूटर वहां ट्रेड करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में सेबी ने उस पर काम भी किया है कि भाई एल्गो की स्पीड को थोड़ी कम किया है, बहुत सारी चीजें की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और काफी इस पे स्ट्रिक्ट होना बाकी है कि ऐसी चीजें ना हो। आज एक पकड़े गए से कितने होंगे बिग मनी, जैसे कि हम लोग पंटर की संज्ञा भी कहते हैं कि पंटर। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि हेज करो, अपनी पोजीशन को हेज करोगे तभी सुरक्षित रहोगे। जब भी मौका मिले, जब आपकी स्किल चार्ट ट्रेडिंग इजाजत दे, लेकर चले जाओ थोड़े क्वांटिटी में, लेकिन थोड़े क्वांटिटी में, इतना ही जिसमें लूज हो जाऊं तो कोई गम नहीं। लेकिन हेज करो, कम से कम इतना तो कर लो। नेकेड बाइंग करते हो तो कि 200 रुपए के ऑप्शन खरीद रहे हैं, तो आगे के एक्सपायरी के कोई 50 रुपए के पुट भी अपने पास रखें। इतनी तो रखो, कुछ तो करो। मतलब कुछ तो इंश्योरेंस हो, पूरा ना जाए अपना, ये तो सीखो। इतना तो करो कि भाई ऑप्शन खरीद रहे हैं तो कम से कम आगे के स्प्रेड में बदल दें, या कुछ, मतलब मैं कहता हूँ कुछ करो है। क्योंकि देखो भाई लोग आएंगे जाएंगे, ऐसे लोग रहेंगे बाजार में जो कि अभी पैसे वाले हैं और वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो अभी सिस्टम मैंने अभी चर्चा की कि इन्होंने इस तरह किया, ये तो बहुत आसान है और कोई भी आएगा तो कर सकता है। आप तब तक पकड़ोगे जब तक देर हो जाएगी। अब उतना प्रॉफिट लेकर तो चला गया ना, आपने 4-5 हजार करोड़ पकड़ा, लेकिन वो तो उतना लेकर चलेगा। और कितने लोग ऐसे होंगे जितने हजारों करोड़ में ले गए होंगे? वो तो लाइमलाइट में आया, सब चीज में आया, तो साहब वो कटघरे में आया कि आज जांच हो कि आज आप ये कर रहे हो। लेकिन बहुत लोग होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप हेज करो, इन सब चीजों को रोका नहीं जा सकता है टाइम बीइंग में तुरंत। एक समय के बाद धीरे 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 कम होगी, लेकिन वो लोग 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर ये से भी 2 कदम आगे, तो ये चलता रहेगा चूहे बिल्ली का खेल। बीच में हम लोग मसले जाएंगे, समझ रहे हो ना? कि बीच में हम लोग रोटी हैं, चूहा उधर से कुतरेगा, बिल्ली उधर से कुतरेगा, रोटी इधर उधर जा रहा है। तो रोटी को चाहिए हेज कर लो, प्लास्टिक में पैक होकर पहले से ही पैक करो, भाई हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो हेजिंग आवश्यक है। और अगर एफएनओ में ट्रेड करते हो तो, अन्यथा एफएनओ को कोशिश करो कि हेजिंग के लिए यूज करें, अन्यथा ट्रेड ना करें। हेजिंग के लिए मतलब पोर्टफोलियो हेज करने के लिए, अपना कोई भी कैश में पोजीशन उसको हेज करने के लिए, और कैश में जाइए, बास्केट में जाइए, वहां भी कैश बास्केट में ठीक ठाक पैसा बन जाता है। ज्यादा परेशानी नहीं है, समय लेता है। डाउन होगा होल्ड रखेंगे, कुछ दिन बाद आ जाएगा, डूबेगा तो नहीं। जैसे हाल फिलहाल में देखिए निफ्टी 17% डाउन हो गए, फिर ऊपर आज धीरे धीरे प्राइस ऊपर आ रही है। अगर आपके पास स्मॉल कैप एसएमई जैसे स्टॉक, उनका भी दिन आएगा, वो भी थोड़े समय लेट से चलते हैं, वो भी आ जाएंगे, लेकिन डूबा तो नहीं। लेकिन जो बंदा ऑप्शन में होगा, जो व्यक्ति होगा, उसका क्या? वो तो गया काम से ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार, आज से नहीं पिछले 2-3 सालों से इस बात को मैं चर्चा करता हूँ, हेज करो, हेज करो, हेज विथ हेज। लेकिन नालायक लोग कुछ होते हैं, सुधरते नहीं है, बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर कहते हैं मेरा तो लग गया। तो लगेगा, स्वभाव है, सबका लगता है। क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े बड़े महानुभाव बैठे हुए हैं जो, सोचो कितना सिंपल है कि आओ मॉर्निंग में कैश में बाइंग कर लो 4-5 हजार करोड़, ऊपर जब प्राइस लेकर चले गए, पुट की प्रीमियम गल गई, तो कॉल ऑप्शन से उस पोजिशन को हेज करो और डंप कर दो। क्यों? क्योंकि पुट ऑप्शन में पैसा तेजी से बनता है बाइंग में, कॉल ऑप्शन की अपेक्षा पुट ऑप्शन में तेजी से बनता है। उसके 2-3 रीजन होते हैं। पहला फियर, दूसरा एसएल हंटिंग, तीसरा जिनका आप पोजीशन को अपना एसएल हंटिंग के बाद जो बाइंग करते हैं शॉर्ट पोजीशन को, उनको खरीदना।
तो ये सारी चीजें कारण पुट ऑप्शन में पैसा फास्ट बनता है। जैसे कॉल ऑप्शन में जो स्पीड रहेगी कि मान लो 100 की स्पीड, तो कॉल ऑप्शन में 100 की स्पीड, तो पुट ऑप्शन में वो 400 की स्पीड से होता है, तेजी से गिरावट होती है, तो पुट में पैसा तेजी से बनता है। तो चालाक तो क्या करते थे, पुट ऑप्शन में खेलते थे, कॉल में खेलते नहीं थे। ये सारी चीजें, क्योंकि पुट ऑप्शन में फियर डेवलप होगा ना, रिटेलर जल्दी से, और फियर के कारण डरता है कि लॉस हो रहा, जल्दी करो, तो ये सारी चीजें थी, इसलिए पुट ऑप्शन में हो गए। कॉल ऑप्शन में उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि कॉल ऑप्शन में आप शॉर्ट सेल करना पड़ता ना, तो शॉर्ट सेल करना, कैश में शॉर्ट सेल कैसे करोगे, वहां तो मुसीबत आती। आप इंट्राडे में कर भी दिए तो ट्रैपिंग हो सकती थी, कभी भी फंस गए तो लंबा जाते थे, इसलिए वो कॉल अप पहले प्राइस को बढ़ाते थे, फिर कॉल लेते थे, फिर तो ये बड़ा सिंपल सिस्टम था, कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि और लोग होंगे उनको पकड़ा जाए। हम लोगों को बचने का यही तरीका है कि साहब हेज करो, अगर एफएनओ में हो तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक दिन में करोड़पति वाले ख्याल है जिसको त्याग दो, सब मोह माया है, सब कुछ समय लेता है, बड़ा काम होने में वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद फिर आगे चलना सीख जाओगे, पैसा रहेगा तो पैसा आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो बाद में बस ज्ञान रह जाएगा, पैसा नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, है ना। तो इसलिए सावधान रहिए। और जन स्ट्रीट, अब जाने अब वो आगे से कौन से कंपनी नाम के बना के आएगा, सेल कंपनी बना के आएगा, या उसके नाम से कितने हैं क्या पता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सवाल तो बहुत सारे निकलते हैं, अभी बहुत से सवालों के जवाब आने बाकी हैं, तो आएंगे। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहना है, ऐसी चीजों से बचना है। अगर नहीं बचते हैं तो वही होगा जो होता आया है। ऐसे भी रिटेलर क्या होता है, बकरा होता है, उसको आज न कल हलाल होनी ही है वाली स्थिति हमारी है। तो हेज कीजिए, जितना दिन बच जाए उतना अच्छा है, और कैश इक्विटी बास्केट की ओर बढ़िए, वो ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़े से सीखने पे खर्च कीजिए, सीखिए, चार्ट रीडिंग सीखिए, डाटा सीखिए, उससे होगा क्या, आप सरवाइव करोगे, आपके सर्वाइवल की जो चांसेज है वो बढ़ जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी, और उसमें आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे। लर्निंग कर्व आपकी छोटी हो जाएगी, उस पर अपने आप को टाइम दो, देखोगे आप सही हो। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बाजार की भी चर्चा कर लें। पिछले वीडियो में आया था तो आपको बताया था निफ्टी के बारे में कि निफ्टी की क्या क्या हरकतें हो सकती हैं, और आपने देखा कि निफ्टी ने पूंछ बनाई, और बनाने के बाद वो धीरे धीरे गिरावट कर रही है। और मुझे लगता है कि गिरावट, और 8 तारीख को है ना ये यूएस वाला, तो उसके बाद देखते हैं, मतलब लगता है कि 8-10 के बाद इसमें सुधार होनी शुरू हो जानी चाहिए। मेनली देखा गया जुलाई में 12 से 13 के बाद सुधार होती है, और उसके बाद फिर वो अपसाइड की ओर दिखा देता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। कोई भी शार्प अपसाइड दिखा सकता है, 12 के बाद हो, 20 के बाद हो, लेकिन दिखाएगा तो काफी शार्प दिखाएगा, तो सारे पुराने हाई को तोड़ देगा काफी तेजी से। तो गिरावट में निचले सपोर्ट को देखेंगे, 25,400 का और 25,200 का क्लोजिंग बेसिस एक सपोर्ट है, वो ब्रेक करता है तो फिर 20 SMA हमारे पास होता है, और 25,200 अगर ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस, तो हम फिर आगे चार्ट को फिर से देखने पे विवश हो जाएंगे कि प्राइस क्या कहना चाहता है। जब तक 25,200 ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये मान कर चलेंगे कि चलो अभी ये लॉन्ग की तरफ ही मजबूती है, शॉर्ट की तरफ ज्यादा मजबूती नहीं है, कोई भी गिरावट को कवर कर लिया जाएगा। उसको समझते हैं यहाँ पे हम थोड़े से ग्राफ के माध्यम से। मैंने यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट रखा है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे रखा है आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम रखने का मकसद क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि एक चैनल बना रहा है, तो यहाँ पे चैनल ब्रेकआउट हो सकती है, कोई भी अपसाइड जब तेजी से होती है तो प्राइस को फिर से ऊपर जब जाना होता है तो एक चैनल बनाता है, उसकी बिहेवियर चेंज हो जाती है। उस केस में जब उसी टाइम फ्रेम पे जिसपे चैनल बनाया गया है जो ब्रेकआउट होती है, उस चैनल ब्रेकआउट के बाद प्राइस में काफी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो आवरली टाइम फ्रेम पे प्राइस कहीं ना कहीं एक चैनल को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको कि आपको समझना होगा इस चार्ट के माध्यम से। हम चैनल के बारे में आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक पॉइंट को जब मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो भी वे चैनल बनती है उसे हम एक चैनल का रूप दे देते हैं कि भाई ये चैनल है, दो या दो से अधिक पॉइंट को। और वो क्लोजिंग बेसिस, मतलब क्लोजिंग उसकी नीचे होनी चाहिए, क्लोजिंग ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर क्लोजिंग ऊपर होगी तो उस पॉइंट को मिलाना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चैनल बना के चल रहा है, तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट आपका दिख रहा है जो 25,200 का, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है आपको, इस जोन को, ये वाली पॉइंट को हमने एक सपोर्ट माना है कि इसको अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद हम 181 से 200 का जोन है क्लोजिंग बेसिस। और ऊपर की तरफ एक चैनल ब्रेकआउट का जोन है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाती हो 1 आवर की 25,550 के ऊपर, तो प्राइस में कहीं ना कहीं अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगी जो काफी शार्प हो सकती है। तो इसको देखिएगा, क्योंकि इतने बड़े अपसाइड के बाद प्राइस को जब कंसोलिडेट करना है तो ये होता है, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हुई जो आने वाले वक्त में आपके साथ हो सकता है। तुक्का है, होगा नहीं होगा पता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने स्तर से स्टडी जरूर कर लेना है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग सीख रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे
वीकली टाइम फ्रेम पे। जब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस है जो पिछले रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है वो थोड़ा सा नीचे या ऊपर होता है, तो ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी इसमें भी और है कि इस हाई के आसपास जाए, जो कि पिछले वीडियो से भी मैं बता रहा हूँ 26,200 के आसपास या उससे 100 पॉइंट नीचे। एक पॉसिबिलिटी है उसके बाद रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कोई भी बड़ा ट्रेंड डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं लेगा, वो एक बार रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे भी आते हैं तो वही बात हमें देखने को मिलती है कि मंथली टाइम फ्रेम में तो साफ साफ दिखता है कि भाई एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है और इसके ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट ले लेगा मंथली बेसिस पे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि जब तक 25,800 के ऊपर मंथली क्लोज नहीं होती है या क्वार्टरली क्लोज नहीं होती है, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। अगर शॉर्टर टाइम में ऊपर ब्रेक कर भी देता है तो वो फिर से नीचे आ जाएगा। मतलब 26,200 300 भी चला गया तो वो 400-500 पॉइंट नीचे आकर मंथली क्लोज होते होते 25,840 के नीचे वो क्लोज करने की कोशिश करेगी। क्योंकि ऐसा होता है तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा और प्राइस में फिर बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, बट ऐसा अभी होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे नजर रखें। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि हिलेगा मिलेगा कि जब देखेंगे रेड लाइन और ग्रीन लाइन टच करने जा रहा है। अगर ऐसा होना होता तो इसमें एक गैप बड़ा सा बनता, ये बड़ा सा गैप बनता है। गैप बनता है इसका मतलब कि ये ब्रेकआउट करने जा रहे थे, इसे गैप नहीं बना है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये हमें ट्रैप करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं। यहाँ कोई भी घटना इस प्रकार की होती है कि वीकली बेसिस पे कोई क्लोजिंग हो जाती है तो हम सतर्क रहेंगे। अपसाइड के केस में, अपसाइड में हम जल्दी नहीं मानेंगे। अगर डाउनसाइड में वीकली साइड में कुछ होती है और हिलेगा मिलेगा डे का सेल में आ जाता है तो हम उस केस में मान लेंगे, वीकली क्लोज हो जाएगी तो हाँ भाई फिर से रिटेस्ट करने जाएगा 20 SMA तक, उससे ज्यादा नीचे की संभावना नहीं जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे 18,000 आएगा, 17,000 आएगा, ये आएगा, तो वो 20 SMA जब वीकली ब्रेक करेगा तब देखेंगे। जब तक वीकली ब्रेक नहीं करेगा हम नहीं मानेंगे कि क्या आएगा नहीं आएगा, हम ये मानेंगे बुल ही है, बुल ही है, बुल ही है। जब 20 SMA वीकली ब्रेक कर जाएगा तब हम देखेंगे कि भाई बियर किस ओर जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो इसलिए बाजार संभावनाओं का खेल है, हम संभावनाओं पे पैसा लगाते हैं, संभावनाओं पे आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब तक जो सामने संभावना चल रही है उसी नाव पे चलते रहिए। जब नाव पलटेगा तो हम लोग भी पलटेंगे। ये सेल है ना या हेजिंग है ना अपना, उसी को मेंटेन कीजिए और आगे बढ़िए। और इस जगह पे पोजीशन बहुत भारी भरकम नहीं रखनी चाहिए जिस जगह पे बाजार अभी खड़ा है। हम दोनों साइड का माइंड में लेकर चलेंगे, पलटो तो हम पलट जाएंगे, लेकिन बुल को हम ज्यादा वेटेज देंगे, यहाँ पे बियर को कम वेटेज देंगे। रीजन क्या है कि बाजार जहां पे खड़ी है एक बार मुझे लगता है कि 26,200 के आसपास का एरिया दिखा दे, उसके बाद वो नीचे रिटेस्ट करने के लिए जाए। क्योंकि इतनी आसानी से वो नीचे जाना है रिटेस्ट तो नहीं जाएगा। क्योंकि सबको लग रहा है कि यहाँ से गिर जाएगा गिर जाएगा, जब सबको लग रहा है तो यहाँ पे डाउट है, सबको नहीं लगना चाहिए। तो ये चीजें बाजार का है। फिर अगले वीक आपको हम मिलेंगे और एक लर्निंग वीडियो के साथ भी आएंगे, जहाँ पे कि मैंने कहा था कि आपको कि आप मुझे मेल कर दें या मैसेज कर दें, मैं आपके अनुरूप जो आपकी इच्छा है, जो जिनमें ज़्यादा लोगों की इच्छाएं होंगी उस पर मैं यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करूंगा और आपको कहीं ना कहीं लर्निंग कंटेंट को बढ़ाऊंगा, आपको सीखने में मदद होगी और आप आगे बढ़ेंगे। बाकी जाने स्ट्रीट से बचना है, क्योंकि भाई उनके पास तो ऐसी चीजें पैसा लेके रहो कुछ भी कर दो, सब पैसा बोलता है भाई। पैसा है तो आप बेकार बैठो 9-15 में और गेम करके निकल जाओ, क्या ही कर लेना। यूएस वाले हैं उनको क्या कर लोगे, इंडिया में रहते तो कुछ कर भी लेते। चलो बढ़िया है, हम रिटेलर और सीखते हैं और मेहनत करते हैं, बकरे हैं थोड़े और हलाल होंगे, क्या फर्क पड़ेगा, आदत हो गई है ना। है ना। तो काफी शॉकिंग है कि भाई बताओ इंसान के पास पैसा है तो कुछ भी कर सकता है, और कितना सिंपल है, जो कि मैंने अभी बताई स्टार्टिंग के 10 मिनट में क्या क्या कर रहे थे। तो इसको समझिए और ये चीज माइंड में रखिएगा कैसे और भी हो सकता है और ऐसा होता है। यही कारण था कि मॉर्निंग में बाजार ऊपर जाता है और फिर देखते हैं मंदिर बना के नीचे गिर जाता है और हम देखते रह जाते हैं। तो जब जब मंदिर बने समझ लेना कोई जाने का भाई आ गया है, कोई रिश्तेदार उसका पहुंच गया है बाजार में आज, और क्या। है ना। तो ये ध्यान रखना है, उसके रिश्तेदारों से भी बच के रहना, जाने से भी बच के रहना है, वरना हम लोगों को स्ट्रीट पे लाके खड़ा कर देगा। इसलिए उसका नाम है जाने स्ट्रीट, मतलब हम लोग हमको जानो नहीं तो स्ट्रीट पे खड़ा कर देंगे। ठीक है। ओके। थैंक यू। जय हिंद, आप सबका दिन शुभ हो। ये छोटा सा कैप्सूल था आप लोगों के लिए कि भाई बैठे हुए थे खाली, तो मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात हो जाए, चर्चा हो जाए, और वीकेंड भी है आने वाला, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे सुनने का। तो चाय पीते हुए एंजॉय कीजिए। ओके। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं जल्दी।